बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का अध्याय 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें। और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस पाठ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले पढ़ लेते हैं पाठ के अंतर्गत यानी कि पाठ के जो है आंतरिक प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि आप देख सकते हैं पाठ के बीच बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछे होते हैं, उनके उत्तर सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए अध्याय 9 के पृष्ठ 91 पर दिए गए चित्र की तरह तुम भी मंदिरों तथा स्तूपों के निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चरणों का चित्र बनाओ। और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 126 नंबर पेज पर। आप अपनी किताब के 126 नंबर पेज पर देखें, वहाँ पर आपको इस प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा और इसका उत्तर आप जो है अपने हिसाब से लिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि छात्र स्वयं करें, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है, अध्याय 9 के पृष्ठ 91 पर दिए गए चित्र की तरह तुम भी मंदिरों तथा स्तूपों के निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चरणों का चित्र बनाओ। आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 9 में यानी कि 9वें पाठ में देखेंगे आप, और कौन से नंबर पेज पर, 91 नंबर पेज पर। वहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, किस प्रकार से मंदिरों का निर्माण होता है, स्तूपों का निर्माण किया जाता है, और उसके जो है अलग अलग जो चित्र दिए हुए हैं उनका चित्र बनाकर, और चाहे तो अपने हिसाब से आप चित्र बनाकर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न है बच्चों, और प्रश्न 2 में कहा है, क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? अभी मैंने आपको बताया था ना, पाठ को जब मैंने दिखाया था आपको पाठ के अंतर्गत मैंने आपको ये प्रश्न दिखाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप जो यहाँ से लिख सकते हैं, और ये प्रश्न आपको मिलेगा 128 नंबर पेज पर। आप अपने पाठ के 128 नंबर पेज पर देखें अपनी किताब के, और वहाँ पर आपको इस प्रकार से एक प्रश्न मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? और इसका उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे हाँ, कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपके लिए, और इसमें पूछा है, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो कि तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। और ये प्रश्न आपको मिलेगा 129 नंबर यानी कि 129 नंबर पेज पर देखें आप, आपको इस प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा, और उत्तर आप जो है स्वयं से लिखेंगे कि आपके इलाके में ऐसा क्या कुछ होता है, या इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत रामायण के जैसे बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जिसके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी हैं। आपके क्षेत्र में या आपके राज्य में कौन सा रूपांतर है, इसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद अगला यहाँ पर जो है चौथा प्रश्न है बच्चों, और चौथे प्रश्न में पूछा है, क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया, यह हिस्सा क्यों चुना गया? और ये प्रश्न मिलेगा आपको 130 नंबर पेज पर। आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के 130 नंबर पेज पर इस प्रकार का आपको एक प्रश्न मिलेगा, और उत्तर में लिखेंगे आप। उत्तर में इस प्रकार लिख सकते हैं, इस कहानी के चित्र में राजा को अपनी प्रजा के साथ आमों का, आम होते हैं ना, आमों का आनंद लेते दिखाया गया है, जिससे यह संदेश मिलता है कि राजा अपनी प्रजा के साथ मिलजुल कर रहता था, इसलिए ही इस हिस्से को चुना गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चों, और इसमें पूछा है कि रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे, उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। और ये प्रश्न मिलेगा आपको 131 नंबर पेज पर, और उत्तर में आप जो है अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या लगता है, अपने विवेक का काम करें, आप अपने विवेक से आप जो है इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा था अन्यत्र, और आपके जो है प्रत्येक पाठ के अंतर्गत कहीं पर जो है आपको देखने को मिलता है अन्यत्र, तो उसे आप ज़रूर पढ़ें। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानकारियाँ होती हैं। जैसे यहाँ पर है, कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। होती है ना आपकी किताबें कागज़ की, अखबार आप पढ़ते हैं कागज़ का, कॉपियाँ आपकी कागज़ की होती हैं,
और जो है आपकी प्लेटें और कई चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें कागज़ की बनती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले कोई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। तो आपके लिए है नहीं इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर, कब हुआ था? लगभग 1900 साल पहले। और किसने? लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया था कागज़ का आविष्कार। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सूखा कर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। ठीक है बच्चों, कागज़ कैसे बना आप समझ गए ना। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई। ठीक है, तो आप जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर कागज़ के बारे में कि कागज़ कैसे करके जो है चलन में आया, आप इसे याद करें। उसके बाद आपके लिए प्रश्न है यहाँ पर कि कागज़ का आविष्कार कब, किसने और कहाँ किया था। ठीक है, तो कब, कहाँ और किसने किया आपको याद होगा। उत्तर में लिखेंगे कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लुन नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है काई लुन ने कागज़ किस विधि से तैयार किया था। तो आपको मैंने विधि बताई नहीं यहाँ पर। उत्तर में लिखेंगे काई लुन ने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सूखी कर कागज़ बनाया। आज भी कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका दूसरा प्रश्न था और इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। बात करते हैं बच्चों, तीसरा प्रश्न है प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ किस चीज़ पर तैयार की जाती हैं। और आप जो है इसके लिए अध्याय 1 यानी कि पहला पाठ देख सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, क्या था वो पेड़? भुर्ज। यहाँ पर देख सकते हैं आप, भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार कर भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो इस प्रकार आपका ये तीसरा प्रश्न है और उसका उत्तर। इसके बाद आपके लिए प्रश्न आते हैं यहाँ पर। कल्पना करो तुम एक मंदिर के मंडप में बैठे हो, अपने तरफ के दृश्य का वर्णन करो। तो आप कैसे वर्णन करेंगे? आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जब आप मंदिर जाते हैं आप मंदिर में, तो वहाँ पर जो है मंडप में बैठे हो, तो अपने तरफ का जो दृश्य आपने वहाँ पर देखा उसका वर्णन आप कर सकते हैं कि कैसी भीड़ भाड़ होती है, कैसे लोग होते हैं, क्या क्या करते हैं वहाँ पर। ये सब आप अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं आंतरिक प्रश्न समाप्त होते हैं। यहाँ पर शुरू होते हैं पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न और हम बता रहे हैं आपको उनके उत्तर। तो पाठ के अंत में देख सकते हैं आप, जब पाठ आप पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आप देखेंगे आपको मिलेगा आओ याद करें। और पहला प्रश्न है निम्नलिखित का सुमेल करो, यानी कि यहाँ पर आपने मेल करना है। और कैसे करना है सुमेल? जैसे कि आप देख सकते हैं इनको आपस में मिलाना है, किसके साथ कौन सा सेट होगा, इस प्रकार से आप मिलाएंगे। और यहाँ पर जो है सबसे पहले देखेंगे आप स्तूप, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है शिखर, फिर मंडप, गर्भगृह। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। और उत्तर में आप लिखेंगे, उत्तर आप अपना इस प्रकार से देख सकते हैं। और कैसे? स्तूप के साथ मिलाएंगे टीला, शिखर के साथ गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण, मंडप के साथ मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह, और गर्भगृह में देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह, और प्रदक्षिणा पथ में स्तूप के चारों तरफ का वृत्ताकार पथ। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आप अपने उत्तर में इस प्रकार से मेल करके जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि खाली जगहों को भरो। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरने, ये देख रहे हैं ना आप यहाँ पर रिक्त स्थान, तो इनको आपने किस प्रकार से भरना है यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर क ख ग घ है आपके लिए दूसरे प्रश्न में। और यहाँ पर रिक्त स्थान है क वाले में। एक बड़े गणितज्ञ थे, कौन थे, यहाँ पर लिखेंगे। में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं, किस में मिलती हैं, यहाँ लिखोगे। और यहाँ पर क्या लिखोगे, को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है, किसको माना जाता है, यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे 2 तमिल महाकाव्य हैं। तो इन चारों में आप क्या करेंगे, क ख ग में इस प्रकार से अपना उत्तर लिखेंगे। क वाले में लिखेंगे आर्यभट्ट, ख वाले में पुराणों, और ग वाले में वाल्मीकि, और घ वाले में शिलापदिकारम और मणि मेखलई। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, आओ चर्चा करें। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई है उनकी सूची बनाओ। धातु से बनी किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई है उन्हें दिखाया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न है आपका, और इसका उत्तर आप इस प्रकार से एक टेबल बनाएंगे बच्चों, अच्छी सी एक टेबल बनाएं। और यहाँ पर जो है जैसे आपके लिए टेबल में उत्तर दे रखा है ऐसे आप इसको लिखेंगे। जिन अध्यायों में धातु के प्रयोग पर चर्चा हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अध्याय 4 में आरंभिक नगर में, अध्याय 5 में क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, और किन धातुओं पर हुई है, तांबा सोना चांदी और लोहा सोना। ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक टेबल बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न है आपके लिए, पृष्ठ 130 पर लिखी कहानी को पढ़ो। देख सकते हैं आप अपनी किताब के 130 नंबर पेज पर, वहाँ पर आपके लिए कहानी होगी, उसे आप पढ़ें। जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 6 और अध्याय 11 में पढ़ा, उनसे यह बंदर राजा कैसे भिन्न और समान था। यानी कि बंदर राजा उन अध्यायों में पढ़े गए राजाओं से किस प्रकार भिन्न था और किस प्रकार समान था। उत्तर में क्या लिखेंगे आप, उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, आप ध्यान दें, उत्तर में लिखेंगे पृष्ठ 130 पर बंदर राजा की कहानी अध्याय 6 और 11 में दिए गए राजाओं की तरह है। बंदर राजा भी अन्य शासकों की तरह एक विशाल सेना रखता था। वह स्वयं बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ और बहादुर था। वह सही समय पर उचित निर्णय लेने में समर्थ था। जब उसने देखा कि मानव राजा उसके समुदाय को मार डालना चाहता है, तो बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। वह एक महान राजा था, लेकिन किसी भी रूप से वह मानव राजा से अलग नहीं था। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये चौथा प्रश्न है आपका, और इसका उत्तर आप यहाँ से इस प्रकार लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, पांचवा प्रश्न आपके लिए, और भी जानकारी इकट्ठी कर किसी महाकाव्य से एक कहानी सुनाओ। तो आप क्या सुनाएंगे, उत्तर लिखेंगे आप इस प्रकार से, हमारे महाकाव्य में बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। वे कहानियाँ आदर्श जीवन के लिए हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमें शिक्षा देती हैं। ऐसे ही महाकाव्य महाभारत और रामायण हैं तो नहीं बच्चों, महाभारत और रामायण से आपको काफ़ी सारी शिक्षा मिलती है। ऐसी ही एक कहानी महाभारत महाकाव्य में है। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। दोनों ही पक्ष युद्ध जीतने के लिए अपने अपने नाते रिश्तेदारों और अन्य राजाओं को अपने साथ मिलाना चाहते थे। श्री कृष्ण महान शक्तिशाली और भगवान की शक्तियाँ रखता था। वह दोनों ही पक्षों से संबंधित था। कौन, श्री कृष्ण। इसलिए दुर्योधन जो कौरवों में सबसे बड़े थे, सहायता मांगने के लिए पहुँचे। ठीक उसी दिन पांडव में से एक कौन थे, अर्जुन भी सहायता मांगने के लिए कृष्ण के पास पहुँचे। श्री कृष्ण उस समय सोए हुए थे। दुर्योधन घमंडी था, इसलिए वह श्री कृष्ण के सिर की तरफ बैठ गया। अर्जुन दुर्योधन के बाद पहुँचे और वह विनम्र भी थे, इसलिए पैर की दिशा में बैठ गए। क्यों बैठे ऐसे बच्चों, क्योंकि सम्मान के लिए, क्योंकि बोलते हैं ना अपने से बड़ों के सिर की दिशा में नहीं बैठना चाहिए। श्री कृष्ण ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि जो भी मेरे पास पहले सहायता मांगने आएगा मैं उसका साथ दूंगा। इसके बाद क्या होता है, श्री कृष्ण जैसे ही
नींद से जागे, उन्होंने अर्जुन को देखा। उन्होंने कहा वह अर्जुन का साथ देंगे। दुर्योधन ने इसका विरोध किया और कहा मैं पहले सहायता मांगने आया हूँ। कृष्ण ने कहा कि अगर हम किसी से भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए हमें विनम्र होना पड़ेगा। इस प्रकार दुर्योधन ने श्री कृष्ण के साथ खो दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम जिससे सहायता की उपेक्षा करते हैं या सहायता की अपेक्षा करते हैं, आप लिखेंगे जिससे हम सहायता की अपेक्षा करते हैं, उनके साथ उदंडता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इससे आपको भी काफ़ी शिक्षा मिलेगी। आप इस प्रकार से अपना इस 5वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। उत्तर थोड़ा लंबा है बच्चों, लेकिन इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। पूरी अच्छी कहानी है ये, और इससे आपको भी काफ़ी शिक्षा मिलेगी। इस कहानी को अच्छे से पढ़ें और इसका उत्तर अच्छे से याद करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर आओ करके देखें। यहाँ पर जो है बच्चों एक्टिविटी से संबंधित प्रश्न है आपके लिए, और देख सकते हैं आप। छठा प्रश्न है, इमारतों तथा स्मारकों को अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों यानी विकलांग के लिए और अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए सुझावों की एक सूची बनाओ। तो आप बना सकते हैं सूची। उत्तर में लिखेंगे आप, उत्तर लिखेंगे इमारतों और स्मारकों के ढलान वाले प्रवेश द्वार की सुविधा होनी चाहिए। इमारतों तथा स्मारकों में ढलान वाले प्रवेश द्वार के साथ रेलिंग की सुविधा होनी चाहिए, ताकि पहिए वाली कुर्सी का आसानी से प्रयोग किया जा सके। इस तरह के व्यक्तियों के लिए उचित रोशनी का प्रबंध होना चाहिए तथा खाली स्थान से अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं ना बच्चों, उनके लिए ये सारी सुविधाएं होना अति आवश्यक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप। इस प्रकार से आप जो है आओ करके देखें में छठा प्रश्न है और उसका उत्तर लिखेंगे। आगे बच्चों 7वां प्रश्न आपके लिए, कागज़ के अधिक से अधिक उपयोगों की एक सूची बनाओ। और आप किस प्रकार बनाएंगे, आप लिखेंगे कागज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। इसके कुछ प्रयोग नीचे दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर कौन कौन से हैं आप लिख सकते हैं इन्हें पॉइंट में। नंबर 1, हम जो किताब पढ़ते हैं वह कागज़ पर ही छपी होती है। नंबर 2, हम लिखने के लिए भी कागज़ का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नंबर 3 में, और वस्तुओं के पैकेट बनाने के लिए भी कागज़ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप 3 लिखेंगे, वस्तुओं के पैकेट बनाने के लिए भी कागज़ का प्रयोग होता है। यहाँ पर जो है 4 लिखेंगे, खेल का सामान जैसे कि जैकेट वगैरह जो खेल का सामान होता है, जैसे कि आप जानते हैं बच्चों खेल में कई सामान लगता है। खेल का सामान जैसे कि बनाने में भी कागज़ का प्रयोग होता है। बच्चे खेलते हैं ना कई प्रकार के खेल के सामान के साथ। इसी प्रकार 5वां लिखेंगे यहाँ पर आप, कृत्रिम गुलदस्ता बनाने में भी कागज़ का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कागज़ के महत्वपूर्ण उपयोग में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यहाँ पर जो है आप 3 को यहाँ पर लिखेंगे, 4 ना लिखें, 3 लिखें। यहाँ पर जो है 4 लिखें और यहाँ पर 5। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। प्रश्न 8वां, इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किसी एक को देखने का मौका मिले तो किसे चुनोगे और क्यों। तो कई सारे स्थानों में से उत्तर में लिख सकते हैं आप, मैं महरौली यानी दिल्ली को देखना पसंद करूंगा। मैं वहां लोह स्तंभ देख सकता हूं या देख सकूंगा। यह भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने दिनों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। इसी परिसर में कुतुब मीनार वास्तव में एक महान स्मारक है। मैं महरौली में एक मनोहर स्मारक देख सकूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है इसी प्रश्न के साथ हमारे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।